स्टार्ट। चलो हेलो, एक बार फिर से मैं रामदेव आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और हमने जो जैसा कि जानते ही होंगे आप लोग कि हमने अब ज्योग्राफी का जो है सिलेबस हमने स्टार्ट किया था। और हमने एक ज्योग्राफी का जो हमारा टॉपिक था और पहला टॉपिक कौन सा था, यानी भारत का स्थिति और विस्तार वाला और सीमा वाला जो टॉपिक था वो टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया है। और आज हम इससे नेक्स्ट टॉपिक, अच्छा टॉपिक, समझने वाला टॉपिक, भारत के जो भौतिक प्रदेश है वो हम स्टार्ट करने वाले साहब। इसके लिए सबसे पहले मैं आप लोगों से देखो, वीडियो के बीच में मैं कुछ बोलूँगा नहीं, तो पहले मैं बोल देता हूँ, तो सुनिएगा। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अच्छा सा लाइक, और अंतिम क्लास में यदि आपको क्लास अच्छी लगे अच्छा से रेफरेंस कमेंट दीजिएगा और उस ज़रूरतमंद के पास, हर बच्चे के पास क्लास पहुँचाएगा जिसको इसकी क्या ज़रूरत है। तो चलो जी, अब समय गंवाएं, हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए, हमारा जो सेकेंड जो चैप्टर था वो कौन सा था, भारत के भौतिक प्रदेश। कौन सा दोस्त, भारत के भौतिक प्रदेश। देखिएगा सा भौतिक प्रदेश। अब ये जो भौतिक प्रदेश वाला टॉपिक है, मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये संपूर्ण यानी पूरी की पूरी जो मैंने भूगोल यानी भूगोल जो है भारत की, वो भारत के भौतिक प्रदेश पर टिकी है। भौतिक प्रदेश को सही से समझ लिया, मतलब इसका मतलब आपने पूरे के पूरे भूगोल को क्या कर लिया, सब सही से समझ लिया है। क्योंकि भौतिक प्रदेश बहुत महत्वपूर्ण रहता है समझने के लिए। और क्वेश्चनों का तो पूरा का पूरा भंडार भी रहता है, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, हजारों की मात्रा में क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए, देखो भारत के अंदर जो भौतिक प्रदेश है, पहले मैं सभी भौतिक प्रदेशों का आपके नाम लिखता हूं। देखिएगा, पहला है अपना उत्तर भारत का विशाल पर्वतीय भाग। उसके बाद में जो सेकेंड नंबर पर है वो है उत्तर का विशाल मैदान। फिर 3 नंबर कौन सा साहब, फिर अपना है अपना पश्चिमी मरुस्थल। 4 नंबर है अपना प्रायद्वीपीय पठार। उसके बाद में 5 नंबर अपना है वो तटीय मैदान। और 6 नंबर है अपना द्वीप समूह। कौन सा समूह है, द्वीप समूह। अब देखो, यदि आप लोग यदि भूगोल में नए हो तो आपको सबसे पहले इन भौतिक प्रदेशों के सब क्या ध्यान में होने चाहिए साहब, नाम ध्यान में चाहिए। पहला कौन सा, उत्तर भारत का विशाल पर्वतीय भाग। सेकंड कौन सा, उत्तर का विशाल मैदान। थर्ड कौन सा, पश्चिमी मरुस्थल। फोर्थ कौन सा, प्रायद्वीपीय पठार। और फिफ्थ कौन सा, अपना तटीय मैदान। और सिक्स्थ कौन सा, अपना द्वीप समूह। यानी ये पूछेगा कि भारत क्या भौतिक विभाजन कितने प्रदेशों में किया गया, तो साहब कितने प्रदेशों में किया गया है, 6। कितने में किया गया, 6। अब देखिएगा नेक्स्ट बात, यानी जो ये अपना उत्तर भारत का विशाल पर्वतीय मैदान है, ये कितने वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है, तो ये अपना 5 लाख वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला है। कितने में फैला है, 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। उसके बाद में उत्तर भारत का जो ये विशाल मैदान है, ये कितने में है साहब, ये अपना 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर। उसके बाद में पश्चिमी मरुस्थल, ये कितने में साहब, ये है 3.8 लाख वर्ग किलोमीटर। तो देखिएगा, पहला कौन सा है, उत्तर भारत का विशाल पर्वतीय भाग, कितने में, 5 लाख वर्ग किलोमीटर में। उसके बाद में अपना सेकंड कौन सा है, उत्तर का विशाल मैदान, ये कितने में, तो ये 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर में। उसके बाद में अपना पश्चिमी मरुस्थल, तो ये 3.8 लाख वर्ग किलोमीटर में। अब देखो अगला आता है प्रायद्वीपीय पठार, ये सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है, ये 16 लाख वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला है।
पहला क्वेश्चन, साहब भारत का भौतिक विभाजन कितने प्रदेशों में किया दोस्त, कितनों में किया है? 6 का क्रम से नाम उत्तर से दक्षिण यही क्रम रहता है। पहले उत्तर भारत का विशाल मैदान, फिर पहले उत्तर भारत का विशाल पर्वतीय भाग, उसके बाद उत्तर का विशाल मैदान, फिर पश्चिमी मरुस्थल, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान और द्वीप समूह। उसके बाद में साहब सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा मेरे दोस्त, कौन सा है? प्रायद्वीपीय पठार। कौन सा है? प्रायद्वीपीय पठार। कितने लाख वर्ग किलोमीटर फैला है? 16 लाख वर्ग किलोमीटर। सेकेंड नंबर पर सबसे बड़ा कौन सा है? उत्तर भारत का विशाल मैदान। कितने में? 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर में। उसके बाद में तीसरे नंबर पर कौन सा आता? तो कौन सा आता? उत्तर भारत का विशाल मैदान। ये कितने लाख वर्ग किलोमीटर? 5 लाख वर्ग किलोमीटर में। उसके बाद में 4 नंबर पर कौन सा आएगा? पश्चिमी मरुस्थल। ये कितने? 3.8 लाख वर्ग किलोमीटर। मेरे ख्याल से आपको भौतिक प्रदेशों के नाम, इनका उत्तर से दक्षिण सही क्रम, यानी ये उत्तर से अपना ये दक्षिण क्रम भी यही रहता है। उत्तर से जो दक्षिण क्रम है वो भी क्या रहता है? यही रहता है। ये आपको अच्छे से चीज़ें एक बार, जो मेरी पहली स्लाइड थी, ये पहली स्लाइड आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। तो एक बार फटाक से आप इन चीज़ों को पढ़ लीजिए, एक बार फटाक से इन चीज़ों को अपनी कॉपी नोट कर लीजिएगा। उसके बाद में हम इनका प्रत्येक का, पहले तो देखो इनकी उत्पत्ति कैसे हुई वो देखेंगे, इनकी समुद्र तल से ऊंचाई क्या है वो देखेंगे, फिर हम एक पार्ट वाइज पार्ट इन चीज़ों को आगे पढ़ते हुए चलेंगे। तो एक बार फटाक से आप इन चीज़ों का क्या कर लें? स्क्रीनशॉट कर लें। कर लिया होगा साहब। अब देखिएगा अगली बात, ये अब कर दूं मैं क्लीन, देख लीजिएगा। अब देखो, सबसे पहले जो हमारे मध्य एशिया की बात करें, मध्य एशिया में एक पर्वत श्रृंखला फैली हुई है इस तरीके से। उस पर्वत श्रृंखला का नाम है कुन-लुन पर्वत श्रृंखला। कौन सी पर्वत श्रृंखला फैली है? कुन-लुन पर्वत श्रृंखला। इस कुन-लुन पर्वत श्रृंखला के बाद में आता है एक पठार, उसका नाम है तिब्बत का पठार। कौन सा आता है? तिब्बत का पठार। तिब्बत के पठार से जैसे ही नीचे की ओर आएंगे तो कौन सा आता है? भारतीय महाद्वीप, जो वाला भारतीय उपमहाद्वीप वाला भाग आ जाता है। देखो भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले यहाँ पर पहाड़ियाँ फैली हुई, क्या फैली हुई हैं? पहाड़ियाँ। और पहाड़ियाँ में यहाँ पर देखो पहले 3 पर्वत श्रृंखलाएं हैं। कौन कौन सी है वो पहले नाम बताऊँ। देखो पहले है काराकोरम, उसके बाद में लद्दाख, उसके बाद में जास्कर, यानी पर्वत श्रृंखला है ये। लो जी, पहले कौन सा? कुन-लुन पर्वत श्रृंखला, फिर तिब्बत का पठार, फिर काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। इसके बाद में हमारा आता है नीचे हिमालय पर्वत श्रृंखला। हिमालय पर्वत श्रृंखला ये भी कितने भागों में फैली है? तो ये भी 3 भागों में फैली है। जब मैं हिमालय बताऊंगा ना तब बताऊंगा। ओके, एक बार इतनी ध्यान रखने कि बाद में कौन सा था? हिमालय। फिर आता है अपना यहाँ पर क्या आता है साहब? मैदान। क्या आता है फिर? उत्तर का विशाल मैदान। फिर क्या आता है? फिर अपना आते हैं पठार। कौन सा पठार? प्रायद्वीपीय पठार। फिर प्रायद्वीपीय पठार के बाद में जब हम जैसे ही दक्षिण की तरफ जाएंगे तो फिर आएंगे तटीय मैदान। और अंतिम जो पॉइंट आएंगे वो हमारे कौन से आएंगे साहब? इस तरीके से द्वीप समूह। द्वीप समूह। ये मेरे ख्याल से आपको मैंने ये जो अपनी पहली मैंने स्लाइड, यानी जो अपनी भारत का जो भौतिक विभाजन है उसकी पहली ये जो स्लाइड है मैंने क्रम से, मतलब उत्तर से दक्षिण में सजा दी साहब। सबसे पहले मध्य एशिया में क्या फैली हुई? कुन-लुन पर्वत श्रृंखला। उसके बाद में क्या फैला नीचे की तरफ? जैसे यहाँ पर हम आएंगे दक्षिण की तरफ तो आता तिब्बत का पठार। उसके बाद में उत्तर भारत में 3 विशाल पर्वत श्रृंखलाएं फैली। पहले कौन सी है? काराकोरम, फिर लद्दाख पर्वत श्रृंखला, फिर कौन सी? जास्कर। फिर अपना क्या आता है? हिमालय पर्वत श्रृंखला। ये भी कितने भागों में? 2 भागों में दोस्त, 3। और जब हिमालय बताऊंगा तब बताऊंगा। उसके बाद उत्तर का विशाल मैदान, फिर प्रायद्वीपीय पठार, फिर तटीय मैदान और फिर द्वीप समूह।
द्वीप समूह। तो ये एक बार जो मैंने सेकंड स्लाइड आपको दिखाई है, ये एक बार आप लोगों को मेरे ख्याल से अच्छे से समझ आ गई होगी। एक बार फटाक से या तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले, लेकिन मैं तो वैसे ही पहले दिन ही बोला था स्क्रीनशॉट पे बेस्ट बिलीव नहीं करना, हमें चीज़ों को क्या करते हुए चलना है, नोट करते हुए, फटाक से नोट कर लीजिएगा। अब चलो अगली बात पर। कर दूं क्लीन? तो लो जी, अब एक अच्छी सी एडिंग लगाओ, और वो एडिंग क्या लगानी है, समुद्र तल से ऊंचाई। लो जी, अब देखो ये इस तरीके से मान लो ये हमारा क्या आ गया साहब, समुद्र है ये लो साहब, ये क्या अपना समुद्र। अब समुद्र का ऊपरी भाग, तो ऊपरी भाग तो यहाँ पर ये कौन सा हो जाएगा, समुद्र तल है, ये अपना समुद्र वाला भाग, और ये समुद्र अपना तल। और समुद्र तल से 150 से 300 मीटर की ऊंचाई पर क्या फैला है, मैदान। क्या फैला है, यानी समुद्र तल से कितने मीटर, 150 से 300 मीटर की ऊंचाई पर क्या फैला है, मैदान। उसके बाद में 300 से 600 मीटर तक क्या फैले साहब, इस तरीके से अपने ये फैले पठार। मैं भारत की स्थिति बता रहा हूं, क्या फैले, पठार। उसके बाद में 600 मीटर से अधिक यानी 1000 मीटर की ऊंचाई तक, 1000 मीटर की ऊंचाई तक क्या फैले हैं, पहाड़ियां। और समुद्र तल से 1000 से अधिक, 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर क्या फैले हैं, तो क्या फैले हैं साहब, पर्वत। क्या फैले हैं, पर्वत। लो जी, ये अपनी समुद्र तल से मैंने ऊंचाई का आपको डायग्राम एक ही चीज में समझा दिया। यानी पहले समुद्र तल से मैदान कितने मीटर ऊंचाई पर है, 150 से 300 मीटर की ऊंचाई पर। उसके बाद में पठार 300 से 600 मीटर की ऊंचाई पर, पहाड़ियां 1000 मीटर की ऊंचाई पर समुद्र तल से। उसके बाद में अपने पर्वत 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर तक क्या फैले हुए साहब, पर्वत। ये लो जी, ये आपकी समुद्र तल से क्या होगी, ऊंचाई। फटाक से आप इन चीजों को क्या कर लो, चलो नोट करते हुए चलो। अब देखो आप अगली बात देखो, एक मैं पहले आपको भारत का मैप बताता हूं कि अब ये जो अपने 6 जो भौतिक प्रदेश है इनकी स्थिति क्या है भारत के मैप में। तो मैप बताता हूं एक अच्छा सा, आपको देखिएगा इस तरीके से। इस तरीके से अभी दोस्तों हम मैप बना लेते हैं। ये लो छोड़, अब से एक भारत का मैप बना दिया। तो देखो यहाँ पर पहले क्या फैला हुआ, इस तरीके से यहाँ पर, ये इस तरीके से यहाँ पर देखो, मैं जो जहाँ पर मैं पेन चला रहा हूँ देखिएगा, यहाँ पर क्या फैला हुआ है, यहाँ पर फैला हुआ है उत्तर का पर्वतीय भाग। क्या फैला हुआ है, उत्तर का पर्वतीय भाग। लो जी, उसके बाद में यहाँ पर मध्य में, कहाँ पर, यहाँ पर मध्य में क्या फैला है, तो यहाँ पर मध्य में फैला हुआ अपना मैदान, उत्तर का विशाल मैदान। उसके बाद में पश्चिमी साइड में ये मैदान इस तरीके से, यहां पर इस तरीके से मैदान फैला हुआ है। ये लो जी, ये इस तरीके से अपने, ये इस तरीके से ये अपने मैदान फैले हुए। और उसके बाद में यहां पर, यानी यहां पर क्या फैला, यहां पर फैला पश्चिमी मरुस्थल। लो जी, उसके बाद में यहां पर फैला हुआ है प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार। उसके बाद में यहां पर ये भारत के क्या आते हैं, तट, जो मैंने आपको शुरुआती क्लासों में बताए थे। यहां पर क्या आते हैं, तट आते हैं। तो यहां पर क्या फैले हुए अपने तटीय मैदान, क्या फैले हुए तटीय मैदान। और फिर है जो यहां पर भारत में इस तरीके से, यहां पर क्या फैले हुए, द्वीप फैले हुए। तो ये कौन से हो जाएंगे, अपने द्वीप समूह, द्वीप समूह क्या हो जाएंगे, द्वीप समूह। लो जी,
लो जी, ये आपका जो है पहला क्या फैला, उत्तर का पर्वतीय भाग। उसके बाद में क्या फैला है, अपना उत्तर का विशाल मैदान। फिर क्या फैला है, पश्चिमी मरुस्थल, पश्चिमी मरुस्थल। उसके बाद में प्रायद्वीपीय पठार। उसके बाद में द्वीप समूह, और उसके बाद में यहाँ पर क्या फैला, तटीय समूह, और तटीय समूह के बाद में तटीय मैदान के बाद में अपना द्वीप समूह। मेरे ख्याल से ये आपको डायग्राम है जो अच्छे से भारत की स्थिति क्लियर करता हो। यानी पहले उत्तर का पर्वतीय भाग, फिर उत्तर का विशाल मैदान, फिर पश्चिमी मरुस्थल, फिर प्रायद्वीपीय पठार, फिर अपना तटीय मैदान, और फिर द्वीप समूह। फिर क्या हो जाएंगे, द्वीप समूह। लो जी, ये जो अपनी है लो जी, एक बार फटाक से आप इन चीजों को क्या करते हुए चलो नोट कर लो जी। मेरे ख्याल से ये पॉइंट भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा, देख लीजिए सर। अब देखिएगा, अगली हम चीज करते हैं, देखिएगा। तो देखो, पहले मैं एक पॉइंट, 2-3 पॉइंट आपको लिखवा देता हूं, फिर मैं बताता हूं यानी अपने महाद्वीपों की उत्पत्ति कैसे हुई, बने कैसे, या इन अपने भौतिक प्रदेशों की। देखिएगा, यानी भारत में जो पर्वत है वो कितने % भाग पर फैले हुए साहब, 8%। कितने प्रतिशत भाग पर फैले हुए, 8। पहाड़ियां साहब कितने प्रतिशत भाग पर फैली हैं, तो कितने प्रतिशत दोस्त, 18% पर। और पहाड़ियों के बाद में क्या आते हैं दोस्त, तो पठार। और पठार कितने प्रतिशत भाग पर फैले हुए, 28%। और जो मैदान है, ये मैदान कितने प्रतिशत भाग पर है, तो ये 43% है। लो जी, यानी अपना भारत में जो पर्वत है वो कितने प्रतिशत भाग पर है, 8%। पहाड़ियां कितने प्रतिशत भाग पर है, 18। पठार कितने प्रतिशत भाग पर है, 28। और मैदान कितने प्रतिशत भाग पर है, 43%। ये मेरे ख्याल से आपका ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देखिएगा, हम महाद्वीपों की उत्पत्ति पढ़ते हैं। महाद्वीपों की उत्पत्ति, पहले महाद्वीपों की उत्पत्ति देखिएगा। विश्व पर कितने महाद्वीप हैं, तो दोस्त आपको पता ही है कितने महाद्वीप हैं, 7 हैं। देखो, एक भूवैज्ञानिक था जिसका नाम था अल्फ्रेड वेगनर। अल्फ्रेड वेगनर। इस अल्फ्रेड वेगनर ने एक सिद्धांत दिया था, और वो सिद्धांत कौन सा था, वो था महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। विस्थापन सिद्धांत। इस महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में उसने क्या बताया कि शुरुआत में जो ये अपनी पृथ्वी थी, ये पृथ्वी, ये जो अपना धरातल था, ये धरातल एक गोले के रूप में फैला हुआ था। किसके रूप में फैला हुआ था, एक गोले के रूप में फैला हुआ था। और इसके चारों ओर क्या फैले थे, पानी ही पानी फैला हुआ था। क्या फैला हुआ था, पानी ही पानी फैला हुआ था। ये जो ठोस गोला था, ये ठोस गोले को क्या नाम दिया उसने, पेंजिया। क्या नाम दिया उसने, पेंजिया। और ये जो पार की ओर जो समुद्री यानी पानी है, उसको नाम उसने क्या दिया था, उसने दिया था पैंथालासा। समझ गए। यानी शुरुआत में ये पृथ्वी हमारे क्या था, ठोस गोला था, उसको तो उसने क्या नाम दिया था, पेंजिया। और इसके चारों ओर ये पानी पानी फैला हुआ था, उसे इसने नाम क्या दिया था, पैंथालासा। समझ गए मेरी बात। अब देखो इसने क्या बताया, इसने बताया कि साहब यही जो पृथ्वी है ये कालांतर में कितने भागों में टूट गई, 2 भागों में। यानी इस पृथ्वी के कितने भाग हो गए, 2। एक तो ऐसे उत्तरी भाग बन गया और एक ऐसे दक्षिणी भाग बन गया। समझ गए ना। और जैसे ये सीधी सी बात है, ये 2 गोले टूटेंगे, ये गोला बीच में से टूटेगा तो बीच में गैप आया, और गैप आने के कारण यहाँ पर बीच में क्या भर गया साहब, पानी भर गया। और इसी पानी को उसने नाम दिया टेथिस सागर। कि यार साहब ये जो बीच में पानी भरा, ये कौन सा सागर बना है, टेथिस सागर। ये ऊपर की प्लेट थी, ये थी लोरेशिया की प्लेट, लोरेशिया की प्लेट। और ये जो नीचे की प्लेट थी, ये थी गोंडवाना लैंड की प्लेट, गोंडवाना लैंड की प्लेट। समझ रहे हो ना। यानी ये ऊपर की जो प्लेट थी ये लोरेशिया की प्लेट, और ये नीचे की थी ये कौन सी थी, गोंडवाना लैंड की प्लेट। और ये बीच में क्या बना था, टेथिस सागर। समझ गए मेरी बात। अब देखो यानी पेंजिया, पैंथालासा, और बाद में 2 भागों में टूटा लोरेशिया, गोंडवाना लैंड, बीच में क्या बना, टेथिस सागर। उसने बोला कि जितने भी उत्तर के महाद्वीप है, जितने भी उत्तर के महाद्वीप है वो सब के सब किसके भाग है, लोरेशिया के। और जितने भी दक्षिण के महाद्वीप हैं वो सब के सब किसके भाग है, गोंडवाना लैंड के।
किसके भाग है? गोंडवाना लैंड के। अब देखो उसने क्या बोला, उसने बोला कि ये जो गोंडवाना लैंड की जो प्लेट है, ये गोंडवाना लैंड की प्लेट गति कर रही है। क्या की साहब, इस गोंडवाना प्लेट की प्लेट ने क्या कर रही है? गति। और ये गति किस दिशा में कर रही है? उसने बोला ये गोंडवाना लैंड की प्लेट है वो उत्तर पूर्व दिशा में गति कर रही है। गोंडवाना लैंड की प्लेट किस दिशा में गति कर रही है? यानी यहां पर मैं लिख देता हूं, उसने क्या बोला, ये गोंडवाना लैंड की प्लेट उत्तर पूर्व दिशा में गति कर रही है। अब देखिएगा, ये मैं एक बार अपना क्लीन कर दूं ऊपर वाला भाग, ताकि अच्छे से मैं आपको महाद्वीप यहां पर क्लियर बता सकूं। तो देखिएगा, ध्यान रखना, अल्फ्रेड वेगनर ने सिद्धांत कौन सा दिया? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। अब देखिएगा, जैसे कि ये उत्तरी अमेरिका, ये तो अपना कौन सा हो जाएगा? उत्तरी अमेरिका। ये नीचे अपना कौन सा अमेरिका हो गया साहब? दक्षिणी अमेरिका। और यहां पर इस तरीके से अपना क्या फैलाव दोस्त? ये यूरोप वाला भाग। यहां पर नीचे ये इस तरीके से कौन सा भाग फैल गया? अपने अफ्रीका। ये एशिया वाला, ये और ये कौन सा भाग हो गया? उसने बोला एशिया। ये हमारा एशिया है। और यहां पर ये नीचे कौन सा आ गया? अपना ऑस्ट्रेलिया आ गया। ऑस्ट्रेलिया। उसने बोला दक्षिण के जितने भी अपने महाद्वीप हैं ये किस प्लेट के हिस्से हैं? गोंडवाना प्लेट के हिस्से हैं। और गोंडवाना प्लेट गति किस ओर कर रही है? तो उत्तर पूर्वी दिशा में क्या करे दोस्त? गति कर रही है। समझ गए मेरी बात? तो देखो, दक्षिण अमेरिका किस प्लेट का हिस्सा हो गया? गोंडवाना का। अफ्रीका किसका हो गया? गोंडवाना का। और भारत का जो ये दक्षिण वाला हिस्सा है, कौन सा हिस्सा? दक्षिण वाला हिस्सा, यानी प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार ये किस प्लेट का हिस्सा हो गया? गोंडवाना प्लेट का हिस्सा हो गया। लेकिन ये प्लेट उत्तर की तरफ गति कर रही है। और अभी मैंने बताया कि यहां पर उत्तर में एक पठार फैला है, उस पठार का नाम है तिब्बत का पठार। बताया ना पहली स्लाइड में, तिब्बत का पठार। अब देखो ये प्लेट, यदि यहां पर देखो, यहां पर इस तरीके से तिब्बत का पठार। अब देखो ये प्लेट अपनी इधर की साइड में गति कर रही है साहब, किस ओर? उत्तर पूर्वी ओर कर रही है ना, उत्तर पूर्वी ओर। अब देखो उत्तर पूर्वी की ओर जब गति कर रही है तो सामने क्या आ गई साहब? ऊंचाई। और ऊंचाई की ओर ये प्लेट इस तरीके से नीचे की ओर से गति कर रही है। तो इसका मतलब यहाँ प्लेट नीचे की तरफ क्या हो रही है साहब? धंस रही है। नीचे की तरफ क्या हो रही है? धंस रही है। और प्लेट के नीचे की ओर धंसने के कारण ये जो क्षेत्र था, ये क्षेत्र क्या हो गया? ऊपर की तरफ उठ गया। और यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला का निर्माण हो गया। और वही पर्वत श्रृंखला क्या है साहब? हिमालय। वही कौन सी पर्वत श्रृंखला दोस्त? कौन सी है? हिमालय। लेकिन निर्माण किसके कारण हुआ? तो निर्माण हुआ था गोंडवाना लैंड की प्लेट का उत्तर पूर्व दिशा में गति करने के कारण। अब देखिएगा, अब ये जो गोंडवाना लैंड की प्लेट यहाँ पर गति कर रही थी, लेकिन यहाँ पर देखो ऊपर तो ये ऊपर वाली लोरेशिया की प्लेट थी, यहाँ पर ये नीचे की थी अपने गोंडवाना लैंड की प्लेट। लेकिन यहाँ पर बीच में क्या फैला था? सागर। क्या फैला था? सागर फैला था। और वो सागर कौन सा? टेथिस सागर। अब देखिएगा, ये जो गोंडवान यहाँ पर जो पहले किसका निर्माण हुआ साहब? पहले तो सबसे पहले प्रायद्वीप पठार का निर्माण हुआ, ये प्लेट गई तब। उसके बाद में आगे किसका निर्माण हुआ? हिमालय का निर्माण हुआ। लेकिन जो अपना टेथिस सागर हुआ वो तो टेथिस सागर इसी तरह रह गया। उसके बाद में क्या हुआ कि यहाँ से उत्तर के हिमालय, जहां पर पर्वत का निर्माण होगा वहां से क्या निकल रही साहब? नदियां। अरे निकल रही, नहीं निकल रही है। और ये नदियां निकलती है, हजारों करोड़ों वर्षों तक नदियां निकलने के कारण नदियां अपने साथ क्या लाती दोस्त? गाद लाती है। और गाद के धीमी गति से जमाव के कारण ये जो टेथिस सागर था, ये टेथिस सागर धीमी गति से किस में बदल गया? मैदान में बदल गया। ये टेथिस सागर धीमी गति से किस में बदल गया? मैदान में। अरे मेरी बात को समझ रहे हो ना आप? ये टेथिस सागर धीमी गति से किस में बदल गया दोस्त? मैदान में बदल गया। तो ये मैंने आपको अच्छी मेरे ख्याल से आपको ये पॉइंट थोड़े बहुत अच्छे से समझ में क्लियर हो रहे होंगे कि भारत के जो भौतिक प्रदेश था, उन भौतिक प्रदेशों का निर्माण किस तरीके से हुआ। अरे समझ रहे हो ना? देखो, पहले अल्फ्रेड वेगनर ने कौन सा दिया था सिद्धांत? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। उसने बोला पहले एक पृथ्वी एक ठोस गोले के रूप में थी, इसका नाम क्या दिया?
पेंजिया, और उसके बाद में इसके चारों ओर पानी पानी फैला था, इसे नाम क्या था, पैंथालासा। उसके बाद में बोला कि ये प्लेट कालांतर में, ये जो ठोस गोला था ये दो भागों में टूट गया, तो लोरेसिया और एक कौन से में टूट गया, गोंडवाना लैंड प्लेट। यहाँ पर बीच में एक सागर आ गया, कौन सा, टेथिस सागर। ये बोला, इसने बोला कि उत्तर के जितने भी अपने ये महाद्वीप हैं, इन सब महाद्वीपों का निर्माण किसके कारण हुआ, लोरेसिया के कारण, और दक्षिण के जितने भी महाद्वीप हैं उनका निर्माण किसके कारण हुआ, गोंडवाना लैंड की प्लेट के कारण। अरे समझ रहे हो ना आप, यानी इनका किसके कारण हुआ, गोंडवाना लैंड की प्लेट के कारण। अब देखिएगा, ये जो अपनी गोंडवाना लैंड की प्लेट थी, मैंने बोला ये किस ओर गति करे, उत्तर पूर्वी की ओर, और यहां पर देखो उत्तर पूर्वी की ओर। एक बार वापस करता हूं आपको कंप्लीट। यहां पर देखो इस तरीके से ये भारत वाला हिस्सा, तो यहां पर सबसे पहले किसका निर्माण हुआ, प्रायद्वीपीय पठार का, और मैंने बोला प्रायद्वीपीय पठार तो किसका हिस्सा है, गोंडवाना लैंड की प्लेट का। अब इसके बाद में ये यहां पर देखो यहां पर ऊपर तो यह किसका हिस्सा आ गया, लोरेसिया का, समझ रहे हो ना आप। और यहां पर अपना कौन सा पठार फैला, ऊपर तिब्बत का पठार, तिब्बत का पठार। अब देखो यहां पर देखो तिब्बत इतना, मतलब ऊपर लोरेसिया, नीचे कौन सा आ गया, अपनी गोंडवाना लैंड। इसका मतलब बीच में यहाँ पानी पानी भरा था, लेकिन कालांतर में ये प्लेट तो इस ओर क्या कर रही है, गति कर रही है, तो ये क्षेत्र इसके और प्लेट की नीचे की तरफ धंसने के कारण यहाँ वाला क्षेत्र क्या हो गया साहब, ऊपर उठ गया। यहाँ पर किसका निर्माण हो गया, पर्वत श्रृंखला का, जो कि क्या कहलाई साहब, हिमालय कहलाई। और हिमालय के निर्माण के कारण यहाँ पर बाद में हिमालय, यहाँ पर टेथिस सागर का जो निर्माण हो रखा था, यहाँ हिमालय से निकलने वाली जो धीमी गति से जो नदियों द्वारा लाई गई गाद के द्वारा किसका निर्माण हो गया, मैदान का निर्माण हो गया। किसका निर्माण हो गया, मैदान का निर्माण हो गया। लो जी, ये आपके इस तरीके से भारत का है जो ये भौतिक प्रदेशों का क्या हुआ था, थार का मरुस्थल का किस तरीके से हुआ। अभी अगला ही पॉइंट में मैं आपको थार के मरुस्थल के बारे में बता दूं। देखिएगा दोस्त, सुन मेरे बाबू, यानी आदमी है जो सत्य की नाव डगमगाती जरूर है, लेकिन दोस्त कभी डूबती नहीं है। सुन रहे हो ना, सत्य की नाव डगमगाती जरूर है लेकिन कभी डूबती नहीं है। यदि आप जिंदगी में तप रहे हो, यदि आप जिंदगी में घिस रहे हो, तो याद रखिएगा, याद रखिएगा, एक दिन आप जरूर कामयाब होकर निकलोगे। क्योंकि सुना है ना कि लोहा जितना तपता है उतना ही वो निखरता है। सुना है ना कि लोहा जितना तपता है उतना ही वो निखरता है, उतना ही वो चमकता है। तो याद रखना इस बात को, फटाक से इन चीजों को अपनी एक बार कॉपी में नोट कीजिएगा। और फिर मैं आपको क्या बताता हूं, यहाँ पर पश्चिमी मरुस्थल के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूं, फिर हम करेंगे अपने हिमालय को स्टार्ट। कर लीजिएगा फटाक से चीजों को नोट। कर लिया होगा दोस्त नोट, थोड़ा पानी तो पिला दो। अब देखो आप आगे ये चीजें आपको कंप्लीट रूप से आपको समझ में तो आ गई होगी। अब देखो आगे, अब देखो साहब पश्चिम मरुस्थल। पश्चिम मरुस्थल थोड़ा सा आपको यहां पर मैं ऑथेंटिक चीजें बता देता हूं। देखो पश्चिम मरुस्थल, इसका नाम क्या है, इसका नाम है थार का मरुस्थल। ये वैसे अलग से अपना टॉपिक है, पूरा वहीं पर बताऊंगा। और ये कितने राज्यों में है, 4, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात। अब देखिएगा इसका सर्वाधिक भाग किसमें फैला हुआ है, 80% भाग राजस्थान में। बस एक बार इतनी बात ध्यान रखनी है। और अब इसका निर्माण कैसे हुआ, हम एक बार निर्माण की बातें करते हैं, क्योंकि ये तो वैसे हमारा पूरा का पूरा हम पार्ट है, उसको वहीं पर पढ़ेंगे। तो कंप्लीट एक बार क्लीन कर दो। देखिएगा, ये देखिएगा इस तरीके से, ये यहां पर इस तरीके से अपना ये थार के मरुस्थल का क्या हो रखा है, ये सब निर्माण हो रखा है इस तरीके से, यहां पर थार के मरुस्थल का। अब देखो आप जानते हो यहां पर किसकी सीमा लगती है पास में, यहां पर क्या फैला हुआ है, पाकिस्तान फैला हुआ है। यहां पर तो ये अपना थार का मरुस्थल, और यहां पर पाकिस्तान में भी मरुस्थल है, इसका नाम है यहां पर चोलिस्तान। क्या नाम है, चोलिस्तान। मतलब यहीं पर भी मरुस्थल है और यहीं पर भी मरुस्थल। ये पूरा का पूरा यहाँ वाला ये भाग है जो ये क्या मरुस्थल का ही भाग है। ये हम भारत वाले का तो नाम क्या दे दिया, थार का मरुस्थल, और ये पाकिस्तान वाले का नाम क्या दे दिया, चोलिस्तान। अब देखिएगा, आप जानते हो कि हमारे से इधर पश्चिमी साइड में जब हम आएंगे तो इधर की साइड में अपना एक महाद्वीप पड़ता है, उसका नाम है अफ्रीका।
और पड़ता नहीं पड़ता है। और अफ्रीका महाद्वीप में विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल फैला हुआ है, उसका नाम है सहारा मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल है? सहारा मरुस्थल। अब देखिएगा ऊपर तो अपना ये यूरोप वाला हिस्सा आ गया, यूरोप में साहब कोई भी मरुस्थल नहीं है। अब देखिएगा यहाँ पर अपना आता है ये ईरान है, यानी हमने देखते बात करें खाड़ी देश, और खाड़ी देशों के कौन से, यानी अपने अरब मरुस्थल। कौन से मरुस्थल है यहाँ पर? अरब मरुस्थल, यानी अपने सऊदी अरब में अरब मरुस्थल फैला हुआ है। ठीक है, अब देखिएगा आगे ईरान, और ईरान में आपको पता ही 2 मरुस्थल फैले हुए, रब्बल खाली और रब्बल दस्त। ये जब पूरा का पूरा पार्ट यहाँ से मिलाएं तो ये पूरा का पूरा पार्ट है, ये हिस्सा किसका है साहब? एक मरुस्थल के रूप में यहाँ पर इस तरह लाइन में लगे हुए हैं। पहले सहारा, उसके बाद में अपना कौन सा, ये अपना अरब मरुस्थल, उसके बाद में ईरान के मरुस्थल यानी रब्बल खाली रब्बल दस्त, और उसके बाद में चोलिस्तान, और आगे थार का मरुस्थल। तो ये पूछता है कि पश्चिमी मरुस्थल किसका हिस्सा है? इस पूरे के पूरे क्षेत्र को एक नाम दिया है, और वो नाम क्या दिया है साहब? ग्रेट पोली आर्कटिक मरुस्थल। ग्रेट पोली आर्कटिक मरुस्थल, ग्रेट पोली आर्कटिक मरुस्थल। तो पूछते हैं कि थार का मरुस्थल किसका हिस्सा है? तो किसका हिस्सा है साहब? तो ये अपने ग्रेट पोली आर्कटिक मरुस्थल का क्या है? हिस्सा है। समझ रहे हो ना आप? और उसके बाद में यदि आपको ऑप्शन में ग्रेट पोली आर्कटिक मरुस्थल ना दे करके सीधे एक ही ऑप्शन दे रखो सारा मरुस्थल, तो आप वहां पर सही किसको करोगे? सारा, क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? इन सब में बड़ा ही सबसे कौन है? सारा। 90 लाख वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है, तो वहां पर आप सही किसको करोगे? सारा। अब देखो ये इस तरीके से अपने भारत के भौतिक प्रदेशों का साहब क्या हुआ था? निर्माण हुआ था। मेरी बात समझ आई ना? ये इस तरीके से भारत के भौतिक प्रदेशों में पहले प्रायद्वीप पठार का, फिर अपने हिमालय का निर्माण हो गया था। हिमालय से जाने वाली नदियों के द्वारा यहाँ पर 33 सागर का निर्माण हो गया था। गाद द्वारा धीमी गति से गाद जमती गई जब मैदान में परिवर्तित हो गया, तो उसके बाद में ये ग्रेट पोली आर्कटिक का ये हिस्सा कौन सा? थार का मरुस्थल, ये चोलिस्तान, इराक, अरब मरुस्थल, और अपना सारा मरुस्थल। ये कौन से पूरा नाम क्या दे? ग्रेट पोली आर्कटिक मरुस्थल। लो जी, ये आपका जो हमारा जो यानी भौतिक प्रदेश था, इन भौतिक प्रदेशों का निर्माण वगैरह जो किस तरीके से हुआ, उन निर्माणों के बारे में हमने चीजें कंप्लीट कर ली है। अब देखिएगा हमने जो पहला जो आपको अपना भौतिक प्रदेश बताया था, वो कौन सा बताया था मैंने? उत्तर भारत का विशाल पर्वतीय भाग। देखिएगा पहला पढ़ते हैं साहब। देखो देखो ये कितने भागों में फैला हुआ है? तो 3 भागों में है। कितने भागों में? 3। देखिएगा पहला है अपना ट्रांस हिमालय, और इसी का एक और नाम दिया गया पार हिमालय। उसके बाद में फैला हुआ है अपना हिमालय, और उसके बाद में फैला एक पूर्वांचल हिमालय। सप्त बहन यानी 7 बहनों की तरह मैंने कल बताया ना, अराकान योमा पर्वत श्रृंखला, वो पूर्वांचल हिमालय का किया था, एक भाग थी। अब देखो ये जो हिमालय था, ये हिमालय को कितने भागों में बांटा? आगे 3 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा दोस्त? 3 भागों में बांटा। देखिएगा जो हिमालय पहला है अपना महान हिमालय, इसी महान हिमालय को नाम क्या दिया गया साहब? हिमाद्री। क्या नाम दिया है? हिमाद्री। उसके बाद में कौन सा है? मध्य या लघु हिमालय, और इसको नाम क्या दिया? तो इसको नाम दिया अपना हिमाचल। और उसके बाद में आता है बाह्य हिमालय, इसको नाम क्या दिया? तो इसको नाम दिया शिवालिक। तो समझ रहे हो ना? अपना जो उत्तर भारत का विशाल पर्वतीय भाग, इसको कितने भागों में बांटा है? 3। पहला कौन सा? ट्रांस हिमालय या पार हिमालय। फिर किसको? हिमालय, और फिर कौन सा? पूर्वांचल हिमालय। हिमालय को कितने भागों में बांटा? 3। पहले मान हिमालय जिसको नाम क्या दिया है? हिमाद्री। उसके बाद में मध्य हिमालय, लघु हिमालय जिसको नाम क्या दिया है? हिमाचल। और उसके बाद में बाह्य हिमालय यानी इसको नाम दिया क्या दिया? शिवालिक। एक बार थोड़ा सा डायग्राम बता दूं ना, उसे आपको अच्छे से समझ आएगा। देखिएगा डायग्राम।
देखिएगा यहां पर देखो, सबसे पहले यहां पर 3 पर्वत श्रृंखलाएं फैली हुई है। अगला ही टॉपिक है वो बताऊंगा। ये जो भाग है ये क्या है, यहां पर ट्रांस हिमालय, क्या है ये यहां पर ट्रांस हिमालय, यहां पर इस तरीके से फैली हुई है। उसके बाद में यहां पर अपना ये फैला हुआ है हिमालय, क्या फैला हुआ है हिमालय, इस तरीके से अपना क्या फैला हुआ है हिमालय। और यहां पर ये हिमालय, ये तो क्या हो गया फिर अपना हिमालय। सबसे बाहरी भाग है वो तो बाह्य हिमालय, फिर मध्य वाला जो भाग आएगा वो तो मध्य हिमालय, और जो सबसे नीचे ही नीचे वाला हिस्सा टूटा फूटा होगा वो क्या होगा शिवालिक, समझ गए। और उसके बाद में यहाँ पर पूर्वोत्तर में यहाँ इस तरीके से जो हिमालय का विस्तार है उसको नाम क्या दे दिया, पूर्वांचल हिमालय नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया, पूर्वांचल हिमालय नाम दे दिया। तो मेरे ख्याल से एक बार आपको हिमालय का जो है उत्तर भारत का विशाल पर्वतीय भाग का ये बातें कंप्लीट, इसका ट्रांस हिमालय, पार हिमालय, हिमाचल, इसको 3 भागों में, हिमालय को 3 भागों, मान हिमालय नाम दिया हिमाद्री, मध्य हिमालय को नाम दिया हिमाचल, और बाह्य हिमालय को नाम दिया शिवालिक, और एक कौन सा हिमालय, पूर्वांचल हिमालय। इस तरीके से ये इस तरीके से अपना फैलाव है, समझ गए। ऊपर की तरफ यानी 3 पर्वत श्रृंखलाएं फैली हुई, एक इसका भाग है ट्रांस हिमालय, उसके बाद नीचे क्या फैलाव है हिमालय, और उसके बाद इधर पूर्वोत्तर यानी जो 7 महीने है इधर की ओर क्या फैलाव अपना पूर्वांचल हिमालय। और कंप्लीट होने के बाद अब आप 1 नंबर लगाओ ट्रांस हिमालय या पार हिमालय, और इसकी थोड़ी सी मैं बातें बता देता हूं थोड़ी सी, और उसके बाद में हम अपनी क्लास को क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। देखिएगा, कर दूं क्लीन, लो जी दोस्त, पसीने की बूंद टपक रही है। अब देखो, कहते हैं ना जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा, लेकिन जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा, समझ गए ना। देखिएगा पहला ही आपका भाग कौन सा है, ट्रांस हिमालय, इसका एक नाम क्या दे रखा अपना, पार हिमालय। देखिए देखो ये अपना थोड़ा मैं डायग्राम बना के यहीं पर बता देता हूं। यहां पर फैली हुई है साहब, ये अपना क्या है, ये ट्रांस हिमालय, समझ गए। अब देखिएगा आगे, पहली बात इसकी ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई साहब है 4500 से 5500 मीटर, समझ गए। उसके बाद सेकंड भाग यह हिमालय का भाग नहीं है, ध्यान रखना दोस्त, ट्रांस हिमालय हिमालय का भाग नहीं है, ये ध्यान रखना कि जो अपना ट्रांस हिमालय हिमालय का भाग नहीं है। सेकंड अगली बात, यह यहाँ 3 पर्वत श्रृंखलाएं फैली हुई हैं, पर्वत श्रृंखलाएं फैली हुई है। देखो सबसे उत्तर में पहले क्या फैली हुई है, काराकोरम पर्वत श्रृंखला, फिर देखो उसके बाद में नीचे कौन सी है, लद्दाख पर्वत श्रृंखला, उसके बाद में 3 नंबर पर कौन सी है, तो है जास्कर पर्वत श्रृंखला। तो देखो ट्रांस हिमालय पार हिमालय, इसकी ऊंचाई कितनी है 4500 से 5500, यह हिमालय का भाग नहीं है। यहाँ पर कितनी 3 पर्वत श्रृंखलाएं फैली हुई, उत्तर से दक्षिण यही क्रम है, सबसे उत्तर में ये, और सबसे दक्षिण में कौन सी है, ये सबसे उत्तर में कौन सी है, काराकोरम, यानी ये काराकोरम है, फिर ये लद्दाख है, और ये फिर कौन सी है, जास्कर है, कौन सी है, जास्कर। तो एक बार फटाक से आप इन चीजों को कर लो नोट, और फिर हम पहला भाग पढ़ते हैं अपनी काराकोरम पर्वत श्रृंखला को, फटाक से कर लीजिएगा इन चीजों को आप नोट। अब देखो हम पहली पर्वत श्रृंखला पढ़ते हैं। ट्रांस हिमालय की जो पहली थी वो कौन सी थी, काराकोरम पर्वत श्रृंखला। देखिएगा इसी काराकोरम पर्वत श्रृंखला को मध्य एशिया या उच्च एशिया की रीढ़ की हड्डी के नाम से जाना जाता है।
तो पहला पॉइंट कि काराकोरम पर्वत श्रृंखला को मध्य एशिया या उच्च एशिया की रीढ़ की हड्डी के नाम से जाना जाता है। लिख दूं पॉइंट, यानी इसको मध्य एशिया की या उच्च एशिया की रीढ़ की हड्डी के नाम से जाना जाता। लो जी, पहला पॉइंट। तो अब देखो सेकंड पॉइंट, इसी पर्वत श्रृंखला को कृष्णगिरी पर्वत के नाम से जाना जाता है। साहब कृष्णगिरी पर्वत श्रृंखला के नाम से भी किसको जाना जाता है? काराकोरम। कैसे काराकोरम और कैसे कृष्णगिरी, याद रखने का तरीका, इसी को कृष्णगिरी पर्वत के नाम से जाना जाता है। अब देखिएगा अगली बात, इसकी सबसे ऊंची चोटी, यानी काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी क्या है? तो K2। क्या है? K2। और K2 का नाम क्या है? गॉडविन ऑस्टिन। गॉडविन ऑस्टिन। और ये है कहां पर दोस्त? तो ये अपने पीओके वाले हिस्से में, याद आया पीओके, सीमा विवाद पढ़ाया था मैंने, भारत और पाकिस्तान सीमा विवाद में आपको पीओके यहीं पर बताया था। इस तरीके से मैंने, देखो इस तरीके से ये हिस्सा था पीओके। यहीं पर ये कौन सी अपनी, ये अपनी काराकोरम पर्वत श्रृंखला, और यहीं पर ये क्या, कौन सी पर्वत श्रृंखला फैली हुई, ये पर्वत चोटी फैली हुई, तो कौन सी है? K2। तो ये कहां पर है? पीओके में है। कहां पर है? पीओके। समझ गए ना? इसकी ऊंचाई कितनी है? तो ध्यान रखना, ऊंचाई है अपनी 8611 मीटर। समझ गए? पहली स्लाइड, यानी काराकोरम पर्वत श्रृंखला, इसको मध्य एशिया या उच्च एशिया की रीढ़ की हड्डी के नाम से जाना जाता है। इसको कृष्णगिरी पर्वत के नाम से जाना जाता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी K2 यानी गॉडविन ऑस्टिन, और ये है कहां पर? पीओके में है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर। लो जी, ये आपकी जो मैंने काराकोरम वाली थी, ये अभी तक बातें आधी हुई है काराकोरम की। अभी हम काराकोरम के ग्लेशियर पढ़ने वाले। एक बार आप इन चीजों को नोट करो, उसके बाद में मैं ग्लेशियर पढ़ाता हूं। अब देखो काराकोरम पर्वत श्रृंखला के ग्लेशियर। तो देखो इसके, एक मिनट में इंक डाल लेता हूं थोड़ी सी है। देखो ग्लेशियर में पहला कौन सा है? तो सियाचिन। थोड़ा बहुत तो सुना ही है सियाचिन, मैंने सियाचिन पढ़ाया था, तो थोड़ी बहुत बात तो वहां पर बताई थी। और ग्लेशियर में अपना पहला ही कौन सा है? तो सियाचिन। देखिएगा, सियाचिन को विश्व का सबसे ऊंचा, पहला पॉइंट, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल। आपको पूछ ले तो क्या है? सियाचिन, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल। सेकंड बात, भारत का सबसे ऊंचा ग्लेशियर। आपको पूछ लेना कि भारत का सबसे ऊंचा ग्लेशियर कौन सा है, तो कौन सा ग्लेशियर है? तो अपना सियाचिन। उसके बाद में अगली पॉइंट, यहां से एक नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? नुब्रा नदी निकलती है। और यहीं पर एक घाटी है, उस घाटी का नाम है, यहीं पर नुब्रा घाटी स्थित है। लो जी, ये आपका सियाचिन। और इसकी जो ऊंचाई है, वो ऊंचाई कितनी है? तो दोस्त है 5500 मीटर। लो, तो देखो सियाचिन ग्लेशियर जो किस पर्वत श्रृंखला के अंदर है? काराकोरम पर्वत श्रृंखला के अंदर है। सियाचिन की ऊंचाई 5500 मीटर। विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल
भारत का सबसे ऊंचा ग्लेशियर। और नुब्रा नदी कहां से निकलती है? यहीं से निकलती है। और यहीं पर कौन सी घाटी है दोस्त? नुब्रा घाटी है। कौन सी घाटी है? नुब्रा घाटी। अब देखिएगा एक दो और ग्लेशियर है। एक यहां पर ग्लेशियर है बाल्टेरो। कौन सा है? बाल्टेरो। एक है यहां पर हिस्पर। एक यहां पर कौन सा है? हुंजा। इसका आप छोटे छोटे यहां पर और ग्लेशियर नाम भी ध्यान रखना है। यानी बाल्टेरो, हिस्पर और हुंजा ग्लेशियर ये कहां पर है अपने? तो कहां पर है? ये अपने काराकोरम पर्वत श्रृंखला के अंदर है। लो जी, ये आपकी काराकोरम पर्वत श्रृंखला वाली बात क्या हो गई है? कंप्लीट हो गई है। तो चलो आज की क्लास को हम यहीं तक समाप्त करते हैं। कल आते ही मैं आपको इससे अगली पर्वत श्रृंखला जास्कर, लद्दाख, और लद्दाख के बाद में कौन सी पढ़ूंगा? जास्कर। तो सुनिएगा पहले बात, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एक अच्छा सा लाइक और एक अच्छा सा कमेंट दीजिएगा, और अच्छा सा हर बच्चे के पास पहुंचाएगा जिसको इसकी जरूरत है। और आखिरी वक्त में एक ही बात कहूंगा साहब, इंसान अपने किरदार से चमकता है, चरित्र को पवित्र करने का मेरे दोस्त कोई इत्र नहीं आता है। सुन रहे हो ना? इंसान अपने किरदार से चमकता है, चरित्र को पवित्र करने का कोई इत्र नहीं आता है। तो इसी के साथ ही जय हिंद, जय भारत, और मिलते हैं हम अगली क्लास में।